नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। इसका वजह था टाइम को लेकर थोड़ा इशू था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम हिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होगा इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। देखते हैं मतलब इटली का एकीकरण कैसे हुआ। जो आज का इटली देख रहे हैं, एक देश का अस्तित्व है, वो पहले इटली कैसे था, ठीक है। और 19वीं शताब्दी में ये इटली का रूप फॉर्म कैसे हुआ करता था। तो जैसे होता है ना कि फेस्टिवल में हम लोग क्या करते हैं, दिवाली आ जाए तो हम लोग या कोई अदर फेस्टिवल में तो हम लोग जो साफ़ सफाई का अभियान चलाते हैं वो डे बाय डे कर लेते हैं। चलो आज इतना काम कर लेते हैं, फिर अगले नेक्स्ट डे इतना काम वर्क करेंगे, फिर अगले नेक्स्ट डे इतना, एक प्लान बना लेते हैं। प्लान के अनुसार सारे काम को फिक्स करते हैं, है ना। उसी तरह यहाँ इटली के जो नायक महानायक हुए, जिसमें गेरिबाल्डी, मेजनी, काउंट काबूर और विक्टर एमेनुअल, इन सभी के अथक प्रयास से, लगातार प्रयास से जो है एक दिन इटली का पूर्ण रूप से एकीकरण हो पाया। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसको 3 चरणों में हम बांट के डिवाइड करते हैं और उसके बाद समझेंगे इटली का किस सीक्वेंस से, क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इटली का एकीकरण होता है। तो पहला जो है, इसको 3 चरण में बांट लेते हैं। प्रथम चरण, इसका दूसरा हो जाएगा द्वितीय चरण, यानी दूसरा चरण, सेकेंड स्टेप। और तीसरा जो है वह तृतीय चरण, जिसको आप बोल सकते हैं अंतिम चरण। इन्हीं 3 चरणों में जो है इटली का एकीकरण संभव हो पाया, ठीक है। तो पहला प्रथम चरण, दूसरा चरण, तृतीय चरण, जिसको अंतिम चरण भी कहते हैं। और इस तीनों चरण से जाकर पूर्ण रूप से इटली का एक दिन एकीकरण हो पाता है। तो आज हम बात करते हैं इसका जो प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेप, ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट मतलब प्रथम चरण में कौन कौन सा काम हुआ, कैसे हुआ और कहाँ तक जो है इटली का एकीकरण, जो एकीकरण करने का जो संभावना था वह कहाँ तक बन पाया, ठीक है। तो प्रथम चरण की बात करें तो 1848 के बाद, ठीक है, काउंट काबूर और जो सार्डिनिया का एक राजा शासक हुआ करता था विक्टर एमेनुअल, इनके अथक प्रयास से, लगातार प्रयास से प्रथम चरण में जो है इटली का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होते चला गया। यानी इन दोनों नायकों की वजह से काउंट काबूर और विक्टर एमेनुअल लगातार प्रयास में लगे रहे कि इटली का एकीकरण करना है, ठीक है, पूर्ण एक इटली का निर्माण करना है। और इन्हीं दोनों के प्रयास से प्रथम चरण में इटली का एकीकरण का काम जो है आगे बढ़ता चला गया। इसी समय 1854 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध 1854 में हुआ था। याद रखिएगा, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1854 ईस्वी में हुआ था। और इसमें 2 पक्ष लड़ाई होती है। जब भी देखिए युद्ध होता है तो 2 पक्ष होता है, एक होता है पक्ष 2 होता है, एक पक्ष विपक्ष होता है। तो इसमें जो 2 पक्ष के बीच में लड़ाई हुआ था, जिसमें एक था इंग्लैंड, था, फ्रांस और तुर्की था, जिसको टर्की भी बोलते हैं। और दूसरे पक्ष में था सिर्फ इकलौता सा रूस था, ठीक है। तो क्रीमिया का जो युद्ध हुआ 1854 में, तो एक तरफ था इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्की, जबकि दूसरे तरफ रूस था, ठीक है। मतलब इसकी जो तीनों देश का संयुक्त सेना लड़े थे, तीनों देश का सेना मिलकर लड़े थे, जबकि यह इकलौता सेना इससे फाइट किए थे, ठीक है। इसमें जो विक्टर एमेनुअल काउंट काबूर थे, खासकर काउंट काबूर ने क्रीमिया के युद्ध में शामिल हो गए, और शामिल जो हुए वो हो गए इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्की के सपोर्ट में खड़ा हो गए, इन्हीं सहायता किए। इन क्रीमिया के युद्ध में अगर काउंट काबूर ने जो भाग लिए, सहायता किए, वह था इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्की के पक्ष से, बोलिए, सपोर्ट किए, मदद किए रूस के विरुद्ध, ठीक है। इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्की के पक्ष में खड़ा हुए और उन्होंने मदद किया काउंट काबूर साहब, ठीक है। उनका मानना था कि अगर हम इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्की को अगर हम सपोर्ट करते हैं तो इसके बदले में मुझे जो है इटली का एकीकरण का जो काम है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। इसी उद्देश्य से इन्होंने
हाँ, इंग्लैंड जो क्रीमिया के युद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्की को सहायता किए थे। जैसे होता है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी भी अंग्रेज़ों का सहायता इसी उद्देश्य से किए थे ताकि हमको स्वराज मिल जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं हो पाया। कुछ ऐसा ही यहाँ भी होता है। तो काउंट काबूर साहब तो इंग्लैंड, फ्रांस, तुर्की को तो सहायता करते हैं, लेकिन जब युद्ध समाप्त होती है और ये देखिए इसका रिजल्ट जो निकलता है, इसमें इस रिजल्ट में क्रीमिया के युद्ध में रूस पराजित हो जाता है। ठीक है, ये बेचारा पराजित हो जाते हैं रूस। ठीक है, रूस जो है पराजित हो जाता है क्रीमिया के युद्ध में। पराजित होने के बाद एक सम्मेलन बुलाया जाता है, ठीक है, जिसका नाम है पेरिस शांति सम्मेलन। पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया जाता है, पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया जाता है। ठीक है, पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया जाता है और इस सम्मेलन में जो था काउंट काबूर को भी निमंत्रण भेजा जाता है कि आप भी आइए। जो है आपको विशेष रूप से इनको भी निमंत्रण दिया जाता है कि आप भी आइए, अपना जो है अपना बात विचार रखिए, है ना, इनको निमंत्रण दिया जाता है। और जो होता है निमंत्रण, आइए भोज भात खाइए, मिठाई खाइए, जो भी है इस टाइप का कुछ इनको भी निमंत्रण दिया जाता है इस सम्मेलन में। ठीक है, इस सम्मेलन में तो जो काउंट काबूर का जाने का उद्देश्य था कि हम जाएंगे और अपनी जो दुख भरी कहानियाँ हैं, हमारी जो समस्या है, प्रॉब्लम है, इस सम्मेलन में अपनी बात को रखेंगे। ठीक है, ये उद्देश्य ये जो काउंट काबूर साहब हैं इस पेरिस का शांति सम्मेलन में जाते हैं। और इनका मानना था कि जैसे होता है ना कीचड़ में पंख खिलता है, कमल का जो फूल होती है वो कीचड़ में खिलता है, तो इनका भी कुछ ऐसा ही मानना था कि क्रीमिया का कीचड़ में इटली का निर्माण होगा। जो क्रीमिया एक वार, एक नाम में कीचड़ होती है वार, है ना, उस कीचड़ में, क्रीमिया का कीचड़ में इटली का निर्माण होगा, ऐसा मानना काउंट काबूर साहब का था। और इसी उद्देश्य से ये पेरिस शांति सम्मेलन में जाते भी हैं। लेकिन इनको कोई जो विशेष सहायता इसमें नहीं मिल पाता है, सिर्फ सहानुभूति मिलता है। सहानुभूति का मतलब समझिए कि ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहने से अच्छा कि कुछ बोल देना, कुछ पॉजिटिव हल्का सा बोल देना, ठीक है, मतलब सकारात्मक हल्का थोड़ी सी सपोर्ट करने जो वाली बात होती है, सहानुभूति सिर्फ मिला, कोई विशेष ठोस इनको नहीं मिला वहाँ से पेरिस शांति सम्मेलन। बेचारे निराश होकर और यहाँ से पेरिस शांति सम्मेलन से आ गए। ठीक है, कोई विशेष ठोस कार्य कदम इनके द्वारा, जो इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्की के द्वारा इनको नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि इटली के किरण में जो सबसे बड़ी बाधा थी वह एस्टेरिया हुआ करता था, इसलिए ये चाहते थे कि एस्टेरिया के विरुद्ध कोई इन तीनों देश मिलकर कोई विशेष कदम उठाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बेचारा निराश होकर, थका सा, वहाँ से परेशान होकर ये आ जाते। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यह हार मानने वाले में से नहीं थे, कभी पीछे मुड़कर देखने वाले में से नहीं थे, और ये हमेशा आगे बढ़ते रहे। इनका कभी जो है हिम्मत नहीं हारने वाले में से एक थे ये आदमी। ठीक, कहते हैं ना कि हालात कैसे भी हो और बहादुर रोया नहीं करते, हालात कैसे भी हो बहादुर रोया नहीं करते, और सीने में जुनून जिनका ऐसा हो और हिम्मत खोया नहीं करते। मतलब सीने में जुनून इनके पास इतना था कि ये हिम्मत नहीं खोते थे, और हालात कैसे भी हो बहादुर रोया नहीं करते। कुछ ऐसा ही काउंट काबूर साहब भी थे। ठीक है, काउंट काबूर साहब तो निराश नहीं हुए, फिर भी अपना जो था हिम्मत वो नहीं खोए, और इटली के एकीकरण में अपना काम अनवरत रूप से करते रहे। इसी का अब जो था, और इसे देखिएगा, काउंट काबूर बड़े दिमाग वाले आदमी थे, बहुत चाचा चौधरी थे, बड़ा दिमाग ब्रेन लगा कर हर काम करते, कूटनीति डिप्लोमेटिक माइंड था इनके पास। तो इसने सोचा कि अब तो यहाँ तो हमको कुछ विशेष सपोर्ट तो मिला नहीं, अब ऐसा करते हैं, और आपको हम बता दिए कि इटली के क्रम जो सबसे बड़ी बाधा था वो एस्टेरिया हुआ करता था। ठीक है, तो काउंट काबूर ने सोचा कि चलो एस्टेरिया को हराना है तो पहले हम फ्रांस से बातचीत करते हैं, सिंगल सेपरेट रूप से, इंडिविजुअल रूप से फ्रांस से उन्होंने एक समझौता किया। ठीक है, 1858 ईस्वी में एक समझौता करते हैं, 1858 ईस्वी में, जिसको नाम बोला जाता है प्लम्बियर्स समझौता। प्लम्बियर्स समझौता 1858 ईस्वी में प्लम्बियर्स समझौता करते हैं, फ्रांस के साथ किया जाता है, काउंट काबूर करते हैं। ठीक है, 1858 ईस्वी में प्लम्बियर्स समझौता फ्रांस के साथ करते हैं। फ्रांस का उस समय शासक जो हुआ करता था नेपोलियन तृतीय हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, नेपोलियन तृतीय।
नेपोलियन तृतीय हुआ करता था फ्रांस का शासक। यानी आप कह सकते हैं कि काउंट काबूर साहब और काउंट काबूर और जो है नेपोलियन तृतीय के बीच 1858 ईस्वी में 1858 में प्लेम्बियर समझौता होता है। ठीक है, इस समझौते के तहत जो समझौता होता है तो दोनों पक्ष विपक्ष दोनों बातचीत करते हैं ना। इस समझौते के तहत जो काउंट काबूर था और इटली का जो एक दो भाग हुआ करता था, लोम्बार्डी और वेनेसिया, इस पर एस्टरिया का अधिकार हुआ करता था। लोम्बार्डी और वेनेसिया, यहाँ ध्यान दीजिए, लोम्बार्डी और वेनेसिया, लोम्बार्डी और वेनेसिया, इस पर जो है एस्टरिया का अधिकार हुआ करता था। तो जो नेपोलियन तृतीय के बीच बातचीत हुआ कि आप हमको सपोर्ट कर दीजिए ताकि हम लोम्बार्डी वेनेसिया को जीत को संयुक्त इटली में मिला लें। संयुक्त इटली जो ये लोग चाहते थे कि इटली का निर्माण करना, उसमें उसको मर्ज करना था। ठीक है, तो ये सैन्य सहायता चाहते थे, फ्रांस का सपोर्ट चाहते थे। तो यही प्लेम्बियर समझौता में यही बात हुआ कि लोम्बार्डी और वेनेसिया को संयुक्त इटली में मिलाना था। 3 और क्षेत्र था जो था पर्सा, टस्कनी, मोडेना। यहाँ बातचीत हुआ कि यहाँ के अगर लोग यहाँ जनमत संग्रह करवाया जाएगा। याद रखिएगा 3 क्षेत्र और भी था। यहाँ तो डायरेक्ट अटैक करके संयुक्त इटली में मिलाना है इसको, जहाँ एस्टरिया का अधिकार था। 3 और क्षेत्र था टस्कनी, परमा और मोडेना। यहाँ हुआ कि यहाँ जनमत संग्रह करवाएंगे, लोगों का राय लिया जाएगा, विचार लेंगे कि वह कहाँ रहना चाहते हैं, या संयुक्त इटली में मिलना चाहते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, और इटली का जो मध्य भाग में था पोप का शासन हुआ करता था। ठीक है, मध्य इटली में पोप का शासन। तो जो टस्कनी, परमा और मोडेना था, तो यहाँ जनमत संग्रह के आधार पर अगर यहाँ के लोग चाहे तो मध्य इटली पोप के अधीन रह सकते हैं, या संयुक्त इटली में मिलना चाहे तो संयुक्त इटली में मिल सकते हैं। इस तरह के इस प्लेम्बियर समझौता में नेपोलियन तृतीय और काउंट काबूर के बीच समझौता हुआ था। एक और समझौता हुआ था कि अगर आप हमें सपोर्ट कीजिए तो इसके बदले में, है ना, फ्री में तो कोई सपोर्ट करेंगे नहीं, है ना, कुछ स्वार्थ तो छिपा ही रहता है। तो फ्रांस को बोला कि काउंट काबूर बोला, अगर आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा तो हम आपको नीस और सेवाएं आपको हम दे देंगे। आप समझिए, इटली का ही भाग था नीट और सेवाएं, बोला वो हम आपको दे देंगे। चूँकि कुछ तो खोना ही पड़ेगा ना, पहले बड़े चीज़ को हम हैंडल कर लें तो छोटे चीज़ को बाद में कर ही लेंगे, है ना। तो कुछ पहले हम एस्टरिया को पराजित कर लें, उसके बाद आगे निपट लेंगे। तो इसका कुछ ब्रेन कम था, ब्रेन जो है काउंट काबूर का इस तरह का सोच था कि हम एस्टरिया से पहले निपट लें, उसके बाद तो आपको देखेंगे। तो बोले कि आपको हम जो है इसके बदले में, समर्थन के बदले में आपको नीस और सेवाएं दे देंगे। बोला ठीक है, दे दीजिए, धूमधाम से दे देंगे। तो नीस और जो सेवाएं था वह किसको मिल जाएगा? फ्रांस को मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप हमको लोम्बार्डी और वेनेसिया पर अटैक करना जो एस्टरिया अधिकार किए हुए हैं, आप हमको सैन्य सहायता दीजिए, हर दृष्टिकोण से सपोर्ट कीजिए, और हम इसको संयुक्त इटली में मिला लेंगे और टस्कनी, परमा और मोडेना को जनमत संग्रह करवा लेंगे। अगर वो चाहे तो पोप के अधीन भी रहेंगे, जहाँ मध्य इटली में शासन हुआ करता था। पोप यानी फ्रांस का ही, मान लीजिए फ्रांस के ही आदमी हैं, धर्मावलंबी होते हैं, धर्म प्रधान। तो इसका यहाँ ये हो गया, और आपको जनमत संग्रह पर परमा, मोडेना और टस्कनी को मिलाना था, तो वो हो गया। और उसके बदले में खोना क्या था? नीस और सेवाएं का प्रांत खोना था। 1859 ईस्वी में 1859 ईस्वी में जो है काउंट काबूर ने एस्टरिया के लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया और उसको संयुक्त इटली में मिला लिया। देखिए, कम 1858 में, 58 ईस्वी में तो समझौता हुआ, 59 में जो है डायरेक्ट काम करना, अटैक कर दिया एस्टरिया का जो लोम्बार्डी वाला भाग था, और उस लोम्बार्डी को जो है इटली में मिला लिया गया। इटली में मिला लेने के बाद अब बच गया वेनेसिया। लेकिन जो नेपोलियन तृतीय था, इटली में इतना राष्ट्रवाद बढ़ गया था, लोगों को अपने देश पर इतना प्रेम जाग गया, पता नहीं बहुत दिन से लगते थे वो सब सोए हुए थे, जागे बहुत दिन के बाद लग रहा सब सो के उठे हैं, सोए हुए थे। इतना राष्ट्रवाद मतलब उफान, मतलब इतना राष्ट्रवाद बढ़ गया था कि जो नेपोलियन तृतीय डर गया, घबरा गए, परेशान हो गए, और उसने जो है सहायता देने से पीछा हट के बोला अब भाई हमसे नहीं होगा, ठीक है, अब तुम अपना, अगर तुमको जीतना है वेनेसिया के तो खुद अटैक कर लो, खुद जीत लो, अब हम सपोर्ट आपको नहीं करेंगे। और सपोर्ट के तो मान लीजिए वो तो पीछे हट लिया, और बोले क्या ठीक है, हम जो सपोर्ट किए हैं आप हमको नीस और सेवाएं दे दीजिए, ठीक है, तो आपको तो लोम्बार्डी मिल ही गया, आप लोम्बार्डी ले लीजिए, और वेनेसिया आप खुद करके अटैक करें, लेकिन हमको जो है नीस और सेवाएं जो समझौता हो तो वो आप हमको दे दीजिए। काउंट काबूर भी बोले ठीक है ले लीजिए, तो काउंट काबूर भी नीस और सेवाएं उसको दे दिए। अब जो है
लेकिन इटली का पूर्ण एकीकरण नहीं हुआ, वेनेशिया बचा हुआ था, ठीक है, इसको भी एकीकरण करना था, संयुक्त इटली में मिलाना था, लेकिन ये जो नेपोलियन तृतीया था आप सपोर्ट करने से पीछा हटने लगे, तो फिर कैसे होगा। और लेकिन जो टस्कनी, परमा और मोडेना था, ये यहाँ पर भी जो है ये लोग भी सार्डिनिया में मिलना चाहिए। जनमत संग्रह हुआ तो वही लोग भी वो स्वतंत्र चाहते थे, और सार्डिनिया पीडमोंट के अधीन चला गया। सार्डिनिया में विक्टर एमेनुअल का शासक हुआ करता था, तो वो चला गया, तो एक तरह से मानिए वो संयुक्त इटली का ही, संयुक्त इटली में ही जाएगा, चूँकि काउंट काबो, विक्टर एमेनुअल, गरिबाल्डी, मेजनी, ये सब एक मतलब इस तरह ये सारे लोग जो थे इटली के एकीकरण करना चाहते थे, तो वो कहीं ना कहीं मोडेना, परमा, टस्कनी ये सारे क्षेत्र इटली में, संयुक्त इटली में ही चला गया, और लोम्बार्डी भी चला गया। अब बच गया वेनेशिया। वेनेशिया पर भी अटैक करने के बारी था, तो नेपोलियन तृतीया ने हाथ पीछे खींच लिया, बोला अब हमसे नहीं होगा। तो बस फर्स्ट स्टेप में जो प्रथम चरण में एक वेनेशिया का बच गया सिर्फ एकीकरण करने के लिए। तो दोस्तों यह था इटली का प्रथम चरण। अब जो आगे हम बताएंगे फिर आगे भी चलेगा, जिसमें गरिबाल्डी जी आएंगे सेकेंड स्टेप में, फिर कुछ और जो तीसरा स्टेप होगा, तीसरा चरण होगा अंतिम चरण, उसमें पूर्ण रूप से इटली का एकीकरण हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इटली का जो 3 चरण है, जिसमें पहला चरण हम आपको बताए थे काउंट काबो, विक्टर एमेनुअल, और इस तरह की सारी कहानी प्रथम चरण में घटित होता है, ठीक है। दूसरा फिर तीसरा चरण आपको बारी बारी से बताएंगे। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करते हैं अब जो है वीडियो कंटिन्यूअस आते रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।